लास्ट क्लास में हमने जो चारों माध्यम हमने पढ़े थे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिए थे और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए भी दिया था। उसके आंसर जो है उस क्वेश्चन के वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। और उसके बाद में जो हम हैं आज की क्लास में, जो आपके इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पोलराइजेशन किस प्रकार से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तो सिर्फ ये है कि उसका आंसर मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर किया होगा तो भी ठीक है, नहीं किया होगा तो भी ठीक है, चेक कर लेना उसके बाद में करके, ठीक है। तो जो उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा था उसमें जो के की वैल्यू थी, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की वैल्यू जो थी, वो के का मान था आपके √20 के बराबर था वो। और दूसरी उसके अंदर वैल्यू पूछी हुई थी आपके ओमेगा की। ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, √20c। थर्ड आपके पूछा होता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बी वेक्टर का मान, क्या सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर का मान। तो इस बी वेक्टर का मान जो है आपके कितना है, -50 अपॉन √b सी एक्स कैप कॉस, कोष्टक में क्या आ जाएगा, √20c इंटू टी माइनस कोष्टक में 4z-2y। ये आपके बी का मान। और चौथा जो इसके अंदर पूछा हुआ था धारा घनत्व, उसका मान क्या था, क्या आएगा, जेडी वेक्टर बराबर माइनस कोष्टक में 10y कैप प्लस 5z कैप √20c एप्सिलॉन नॉट कॉस, सॉरी साइन आएगा यहाँ पे, कॉस नहीं आएगा यहाँ पे, साइन √20c इंटू टी माइनस 4z-2y। ये चार वैल्यू आप जब इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये चार वैल्यू इस तरीके से प्राप्त होगी। देख लीजिए, के का मान ये है परिणाम के रूप में है, √20 आएगा। ओमेगा का मान, ओमेगा बराबर क्या होता है, के अपॉन के इंटू सी के बराबर होता है, तो यहां से ये मान आ जाएगा। बी वेक्टर का मान के क्रॉस ई वेक्टर से, के क्रॉस ई वेक्टर अपन ओमेगा से आ जाएगा। और जेडी वेक्टर का मान एप्सिलॉन नॉट डेल ई वेक्टर अपन डेल टी से आ जाएगा। ठीक है ना। जब क्वेश्चन सॉल्व करो तब इस चारों आंसर से उसको मैच कर देना कि सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और आप एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें और कर लेना कि ई वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके ये भी निकाल लेना कि इसका जो ऊर्जा फ्लक्स या फिर तरंग संचरण है वो किस दिशा में हो रहा है, वो भी आप लोग इसके अंदर याद कर लेना, पॉइंटिंग सदिश का मान भी। ठीक है, अब इसके अंदर हम करते हैं ध्रुवण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ध्रुवण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अब देखिए, सबसे पहले तो ध्रुवण क्या होता है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को मालूम है जब भी कोई भी प्रकाश की किरण सूर्य से क्या होती है, उत्सर्जित होके बाहर की तरफ निकलती है, तो उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। वो किरण जो है वो क्या होती है, सभी दिशाओं में एक समान रूप से क्या करती है, संचरण करती रहती है। तो कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होने के कारण इस प्रकार की तरंग को कैसी तरंग बोलते हैं, अध्रुवित तरंग बोलते हैं। इस तरीके से संचरण करती है। जब वो सूर्य से उत्सर्जित हुई या सूर्य से निकली और किसी माध्यम के ऊपर जा रही है या किसी दिशा में गमन कर रही है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गमन न करके वो क्या करती है, जितनी भी दिशा है उन सब दिशाओं में गमन करती रहती है। मतलब उसके अंदर क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, किसी एक दिशा में वो निश्चित दिशा में क्या नहीं कर रही होती है, गमन नहीं कर रही होती है। तो उस कंडीशन में इसे क्या करते हैं, किसी एक माध्यम या किसी भी एक परत या कोई भी एक पदार्थ के ऊपर इंसिडेंट करके इसको क्या किया जाता है, एक सिंपल डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ध्रुवित किया जाता है, किसी एक दिशा के अंदर क्या किया जाता है, संचरित किया जाता है, या फिर एक डायरेक्शन के अंदर इसका गमन करवाया जाता है। तो इसको इसका क्या बोला जाता है, ध्रुवण बोला जाता है। और इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर इसकी डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो ध्रुवण होती है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो ध्रुवण की दिशा होती है, ध्रुवण सदिश जो होता है वो हमेशा किस दिशा में होता है, ध्रुवण सदिश हमेशा विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा में होता है।
मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन होती है उसी दिशा में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पोलराइजेशन होता है। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या कोई भी वेव आप पढ़ते हो तो उसमें दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ध्रुवण जो है हमेशा किस चीज का होगा, ध्रुवण हमेशा अनुप्रस्थ, क्वेश्चन में आप लिख सकते हो ट्रांसवर्स तरंगों का होता है, तरंगों का ध्रुवण होता है, अनुदैर्ध्य रेखा नहीं। अब देखिए दो चीजें, एक तो ये कि ध्रुवण की दिशा किस दिशा में होगी, विद्युत क्षेत्र दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। और दूसरी चीज इसमें कि जो ध्रुवण होगा वो हमेशा कौन सी तरंगों का होगा, अनुप्रस्थ तरंगों का होगा, अनुदैर्ध्य तरंगों का नहीं होगा। अब ये देखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम ध्रुवण क्यों कर रहे हैं, इसका क्या कारण है। इसका कारण ये है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखते हैं, जब वो सूर्य से उत्सर्जित होती है तो उस कंडीशन में उसमें क्या होता है, उस कंडीशन के अंदर अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है जब वो किसी दिशा में संचरण कर रही हो और उसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रतिबंधित या फिर ये कह सकते हो कन्फाइंड न हो तो तरंग कैसी होती है, तो तरंग अध्रुवित होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं है, किस दिशा के अंदर वो उपस्थित है, मतलब वो बार बार अपनी दिशा को बदल रहा है। या फिर आप कह सकते हो कि जब भी आप देखते हो उसकी डायरेक्शन कुछ और होती है। तो उस कंडीशन में अगर आप मान लो कि आपने क्या कर दिया, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन को फिक्स कर दिया, एक दिशा के अंदर उसको फिक्स कर दिया, तो उस कंडीशन में वो तरंग कैसी तरंग होगी, ध्रुवित तरंग। या फिर उस तरंग का क्या हो जाता है, पोलराइजेशन होता है। आप या तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करो, एक डायरेक्शन के अंदर कंफाइन कर दो, या फिर उसकी एक डायरेक्शन क्या कर दो, प्रतिबंधित कर दो, एक्स कर दो, वाई कर दो या जेड, किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को आप प्रतिबंधित कर दो। या फिर आप क्या करो, के बी ई, इन तीनों में से अगर किसी भी एक को आप क्या कर लेते हो, एक दिशा के अंदर प्रतिबंधित कर देते हो या फिर कंफाइन कर लेते हो, तो उस कंडीशन में बाकी वाले तीन दोनों भी क्या हो जाएंगे, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रतिबंधित हो जाएंगे। मतलब जब ये तरंग आप जैसे देखो कि जब वो किसी भी स्रोत से उत्सर्जित होती है तब उसकी कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, लेकिन आप ध्रुवण कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप क्या करो, तीनों को के ई और एच या फिर बी, इन तीनों में से किसी एक को एक दिशा के अंदर आप क्या कर लो, प्रतिबंधित कर दो। किसी एक दिशा के अंदर उनका क्या कर लो, मान लो कि किसी भी एक दिशा में वो क्या करे, संचरण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या तो एक्स है या फिर वाई या फिर जेड, तीनों में से किसी भी एक दिशा में क्या कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या तरंग संचरण को क्या कर दो, एक दिशा के अंदर संचित कर दो या फिर एक दिशा उनकी बता दो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बाकी वाले दो क्या हो जाएंगे, अपने आप ही किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस किया जाता है या जो ये प्रक्रिया जो होती है उसी को क्या बोला जाता है, ध्रुवण बोला जाता है। ये इतना सा आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है इसमें, इतना सा ध्यान रखना है कि जब किसी कोई भी सदिश होता है, कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेव हो या फिर कैसी भी वेव है, तरंग है, अगर उसका जो ध्रुवण होता है वो किस दिशा में होता है, उसका ध्रुवण हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के अंदर ही होता है। दूसरी चीज ये कि जो ध्रुवण होता है वो कैसी तरंगों का होता है, ट्रांसवर्स वेव का या अनुप्रस्थ तरंगों का होता है। अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का कभी भी ध्रुवण नहीं होता है। तीसरी चीज ये कि कोई भी तरंग अध्रुवित तरंग कब कहलाती है, कोई भी तरंग अध्रुवित तरंग तब कहलाती है जब उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी एक विशेष दिशा के अंदर वो क्या नहीं हो, गमन न कराओ, या उसका कंपन जो है या फिर उसकी गति है या फिर उसका विद्युत क्षेत्र किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ना हो, तो उस कंडीशन में वो तरंग कैसी तरंग कहलाती है, अध्रुवित तरंग कहलाती है। अगर मान लो कि अगर हमने किसी भी तरंग को
हमने क्या किया, किसी भी क्रिस्टल के ऊपर आपतित करके क्या कर लिया, एक दिशा के अंदर पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या कर लिया, उसको ध्रुवित कर लिया, किसी एक दिशा में कन्फाइन कर दिया या किसी एक दिशा में प्रतिबंधित कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और तरंग संचरण नियतांक ये भी क्या हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्फाइंड हो जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रोसेस को या इस प्रक्रिया में जो ये तरंगों का ये ध्रुवण होता है या फिर ये जो प्रभाव होता है, ये क्या कहलाता है, प्रकाश का ध्रुवण या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ध्रुवण कहलाता है। इतना सा आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। मतलब ये तीनों में से अगर कोई भी एक कन्फाइंड हो जाता है किसी एक डायरेक्शन में, तो बाकी वाले दो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, कन्फाइंड हो जाएंगे। इतना सा आपको इसके अंदर ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं ध्यान रखना है। और जब एक कन्फाइंड हो गया तो बाकी वाले दो भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रकाश विद्युत प्रभाव या सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हो जाती है, वेव ध्रुवित हो जाती है। अगर कोई भी एक क्या हो जाए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाए, कन्फाइंड हो जाए, के ई व बी में से तीनों में से कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंफाइंड हो जाए, जैसे कि मान लो के एक्स के अंदर हो गया, तो उस कंडीशन में वाई और जेड की दिशा में क्या आ जाएंगे, एच या बी, दोनों में से कोई भी एक किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। यहाँ पे ई भी हो सकता है या एच भी हो सकता है, यहाँ पे एच भी हो सकता है या फिर ई भी हो सकता है। मतलब बाकी वाले दो अपने आप कन्फाइंड हो जाएंगे। कन्फाइंड आपको किसी भी एक दिशा में किसको करना पड़ेगा, इन तीनों में से किसी एक सदिश को करना पड़ेगा। इतना आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। अब इसमें जो ध्रुवण होता है तरंगों का, वो कितने प्रकार होता है, 3 प्रकार का ध्रुवण होता है। सबसे पहला ध्रुवण जो होता है उसमें क्या होता है, रेखिक समतल ध्रुवित ध्रुवण, रेखिक समतल ध्रुवण। दूसरा जो ध्रुवण इसमें होता है वो कौन सा होता है, दीर्घवर्तीय ध्रुवण। और तीसरा इसमें जो होता है वो कौन सा होता है, वर्तीय ध्रुवण। यहाँ पे ये रेखीय दीर्घवर्तीय और वर्तीय से क्या मतलब है, यहाँ से इतना सा मतलब है, जब भी कोई विद्युत चुंबकीय तरंग अगर गमन करेगी तो ये ध्रुवण कब कहलाएंगे, जब क्या हो, एक विद्युत चुंबकीय तरंग क्या कर रही हो, एक समतल तल के अंदर क्या कर रही है, आगे की तरफ बढ़ते हुए गमन कर रही हो। मतलब जब वो गति कर रही है या पारगमित हो रही है किसी दिशा के अंदर या फिर बढ़ रही हो, उसका संचरण हो रहा हो, तो उस कंडीशन में वो कैसा, एक समतल तरंग का क्या करती है, ट्रेस बनाती है, समतल तरंग का क्या बनाती है, शेप बनाती है। तो उस प्रकार की तरंग का ध्रुवण कौन सा ध्रुवण कहलाता है, समतल रेखिक समतल तरंग, रेखिक समतल ध्रुवण कहलाएगा। दूसरी कंडीशन आपको देख रही है दीर्घवर्तीय ध्रुवण। दीर्घवर्तीय ध्रुवण से मतलब है कि जब भी कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग अगर गमन करती है तो गमन के दौरान अगर वो कैसा शेप बनाए, इलेप्टिकल शेप बनाए, इस तरीके का, इस तरीके का अगर वो ट्रेस बनाती है तो उस प्रकार का ध्रुवण कौन सा ध्रुवण कहलाएगा, दीर्घवर्तीय ध्रुवण कहलाएगा। तीसरा ध्रुवण कौन सा है, वर्तीय ध्रुवण। इस वर्तीय ध्रुवण से मतलब ये है कि जब भी कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग गमन करते समय किस तरीके का शेप बनाए, इस तरीके का। तो यहाँ पे आप देख लो कि जब वो गमन कर रही है तो किस तरीके का ट्रेस बना रही है, किस तरीके का शेप बना रही है, एक वर्तीय शेप बना रही है। तो इस प्रकार का ध्रुवण कौन सा ध्रुवण कहलाएगा, वर्तीय ध्रुवण कहलाएगा। तीनों में आपको ध्यान रखना है, जब कोई भी तरंग एक समतल तरंग के रूप में गति कर रही हो या फिर उसके अंदर क्या हो, एक डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे हो, एक समतल तल के अनुदिश क्या कर रहे हैं, समतल के अनुदिश क्या कर रहे हो, कंपन कर रहे हो, तो उस कंडीशन में वो तरंग कैसी होती है, रेखिक समतल ध्रुवित तरंग होती है। दूसरी कंडीशन, अगर कोई भी तरंग किसी दिशा में गमन करते समय या संचरण करते समय किस तरीके का एक दीर्घवर्तीय शेप या दीर्घवर्तीय ट्रेस का निर्माण करती है, तो वो तरंग कैसी होगी, दीर्घवर्तीय ध्रुवित होगी। और तीसरा कौन सा है, वर्तीय ध्रुवित ध्रुवण। वर्तीय ध्रुवण के अंदर अगर कोई भी तरंग गमन करते समय किस तरीके का ट्रेस बनाए, वर्ताकार आकृति का ट्रेस बनाए या वर्ताकार शेप बनाती है गमन के दौरान, तो उस तरीके की ध्रुवण को कैसा ध्रुवण बोलेंगे, वर्तीय ध्रुवण बोलेंगे। अब देखिए ये तो इसकी डेफिनेशन होगी कि ये तीनों ही ध्रुवण कब होंगे या किस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। अगर कोई भी तरंग का हमको शेप दिया गया हो तो हम पहचान सकते हैं, लेकिन अगर इनको हमें ज्ञात करना है
तो उस कंडीशन के अंदर मान लो कोई भी इक्वेशन आपको दे दी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की या फिर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की, तो उस कंडीशन में आप कैसे पहचानोगे कि वो तरंग कौन से ध्रुवण के अंदर है? रेखिक समतल ध्रुवण में, दीर्घवृत्तीय ध्रुवण में या फिर वर्तीय ध्रुवण में? तो उसको पहचानने के लिए आप लोगों को इन तीनों ध्रुवण के लिए आपको 3 प्रकार की इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। तीनों होगी या नहीं होगी वो तो नहीं मालूम, लेकिन इसमें से आप लोगों को मैं बता तीनों ही दूंगा कि किस तरीके की अगर कोई भी अगर आपको इक्वेशन दे और वो सेप उस तरीके की आपको जो इक्वेशन प्राप्त होगी, मतलब इन तीनों के लिए जो होगी वो अलग अलग तरीके की आप लोगों को क्या होगी, एक इक्वेशन प्राप्त होगी। अगर आपको दी गई इक्वेशन उस फॉर्मेट में हो दी प्राप्त होने वाली, या फिर इन तीनों की इक्वेशन के रूप में उस समीकरण से एक तरंग प्राप्त हो जाए, तो आप लोग समझ लेना कि उनके अंदर ध्रुवण कौन सा है, रेखिक समतल या दीर्घवृत्तीय या फिर वर्तीय। क्योंकि आप लोगों को मालूम हो कि दीर्घवृत्तीय की समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, और इसकी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो इस कंडीशन आप देखो, अगर दी गई इक्वेशन कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग की कोई भी अगर आपको मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की इक्वेशन दे दो या फिर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की इक्वेशन दे दो, दोनों में से कोई भी इक्वेशन दे और उससे हमें ऐसी इक्वेशन प्राप्त हो जाए, इस तरीके की इक्वेशन प्राप्त हो जाए, तो समझ लेना वो तरंग किस तरीके की होगी, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित होगी। ऐसी इक्वेशन प्राप्त हो जाए इससे, तो समझ लेना वो तरंग कैसी होगी, वर्तीय ध्रुवित होगी। अब देखिए ये इक्वेशन वहां से कैसे प्राप्त करेंगे वो तो अभी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब आप लोगों को मालूम है कि कोई भी तरंग अगर है वो कैसी प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। अनुप्रस्थ प्रकृति के अंदर हम लोगों को मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो होते ही है, साथ ही साथ में ये दोनों किसके भी परपेंडिकुलर होते हैं, तरंग संचरण के वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम है कि अनुप्रस्थ प्रकृति में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के तथा ये तीनों ही आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर हम इन तीनों में से किसी भी एक के इक्वेशन के लिए हम किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी अगर हम क्या कर ले, ध्रुवित कर ले या फिर क्या कर ले, कन्फाइन कर ले, तो हम क्या कर सकते हैं, यह पता कर सकते हैं कि ये किस शेप के अंदर किस रूप के अंदर ध्रुवित हो रहा है। तो अब देखिए कि अगर मान लो कि अगर कोई भी तरंग अगर क्या कर रही है, जेड दिशा में क्या कर रही है, संचरण कर रही है, तो अगर तरंग किस दिशा में संचरण कर रही हो, जैसे कि मान लो तरंग का संचरण के वेक्टर किस दिशा में है, इस दिशा में है, तो उस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किस तल के अंदर होंगे, एक्स वाई तल के अंदर क्या हो जाएंगे, एक्स वाई तल में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होंगे। ठीक है, और मान लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपके एक्स अक्ष के साथ में थीटा कोण बनाए, तो इसके घटक क्या हो जाएंगे, तो इसके क्या हो जाएंगे, दो घटक हो जाएंगे। तो इसके घटक क्या होंगे, ई एक्स तथा ई वाई के रूप में होंगे। जैसे कि मान लो कि ये यहां से ये क्या कर रहा है, कोई थीटा एंगल के ऊपर स्थित है, ठीक है, तो इस कंडीशन में इसके क्या होंगे, दो घटक होंगे। एक तो कौन सा होगा, ई ऑफ वाई, वाई कैप वाई दिशा के अंदर, और दूसरा किस दिशा में होगा, एस कैप डायरेक्शन में, ई एक्स। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर मान लो कि इसके घटक क्या हो गए, ई एक्स तथा ई वाई है, तो हम इस तरंग का समीकरण किस रूप में लिख सकते हैं, इस तरंग का समीकरण या फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का समीकरण, ई वेक्टर आप क्या लिख सकते हो, ई एक्स एक्स कैप प्लस ई वाई
वाई कैप एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के जेड माइनस के ओमेगा टी के रूप में लिख सकते हो। क्योंकि अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो ई वेक्टर है वो किसके रूप में लिखते थे आप, ई नॉट वेक्टर के रूप में लिखते थे, परंतु यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है, मतलब ये इन दो घटकों से क्या मिलके बना हुआ है, तो घटकों से मिलके बना हुआ है, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होगा वो किन इन दोनों घटकों के योग के बराबर होगा। क्योंकि ये आप देखोगे तो ये किस रूप में, एक समतल तरंग के रूप में या फिर एक समांतर चतुर्भुज के रूप में है, तो समांतर चतुर्भुज के रूप में है तो आप लोगों को मालूम है दोनों सदिश या परिणामी सदिश जो आपको मालूम है आर बराबर आप क्या लिखते थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के रूप में लिखते थे। तो यहाँ पे ये ई वेक्टर क्या है, ई एक्स तथा ई वाई का परिणामी सदिश है, तो यहाँ से ई वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, ई एक्स एक्स कैप प्लस ई वाई वाई कैप एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड माइनस के ओमेगा टी के रूप में लिखा जाएगा। और यदि मान लो यदि ई एक्स वेक्टर है उसको हम किस रूप में लिख रहे हैं, ई नॉट एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा फाई वन, तथा ई वाई वेक्टर को अगर हम किस रूप में लिखे, ई नॉट वाई एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा फाई टू। क्योंकि अब हमें ये नहीं मालूम है कि एक तो दूसरी चीज तो ये कि ये तो इसकी रियल वैल्यू हो जाएगी, ये दोनों क्या हो जाएगी, इसकी रियल वैल्यू हो जाएगी, परंतु अब आप देखो यहाँ पे आपको ई वेक्टर के बारे में तो मालूम है, पर दूसरी चीज आपको यहाँ पे ये नहीं मालूम है कि इन दोनों के बीच में फेज कितना है, मतलब ये दोनों एक साथ में एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रही है या फिर इन दोनों के बीच में कोई फेज है, तो वो आपको मालूम नहीं है। तो उस कंडीशन में हम इस टर्म्स के अंदर क्या लिख सकते हैं, ई एक्स वेक्टर बराबर ई नॉट एक्स एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई वन, ई वाई वेक्टर बराबर ई ऑफ वाई एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई टू। मतलब ये जो फाई वन और ये वाली दो टर्म्स है, जो एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा फाई वन तथा एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा फाई टू वाली दोनों टर्म्स है, वो किसको बताती है, कला को बताती है। यो क्या किसको प्रदर्शित कर रही है, ये दोनों तरंगे है वो किस कला के अंदर उपस्थित है, उस कला को कौन सी टर्म्स बताएगी, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा फाई वन एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा फाई टू वाली टर्म्स आपको किसको प्रदर्शित करेगी, इन दोनों ही घटकों के कलांतर या फिर कला को प्रदर्शित करती है, दोनों कहाँ से स्टार्ट हो रही है उस चीज को प्रदर्शित करती है। और यहाँ पे ई नॉट एक्स तथा ई नॉट वाई जो होती है वो क्या होती है, इन तरंगों इन घटकों के क्या होते हैं, रियल मान होते हैं। ठीक है, अब हम ई एक्स वेक्टर तथा ई वाई वेक्टर के मान को किस समीकरण में रखें, इस समीकरण में रखेंगे, तो उस कंडीशन आप देखो ये समीकरण किस प्रकार से प्राप्त होगी, ई वेक्टर बराबर ई नॉट एक्स एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई वन एक्स कैप ई नॉट वाई एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई टू वाई कैप और एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड माइनस के ओमेगा टी। अब देखिए ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर बराबर ई नॉट एक्स एक्स कैप ई नॉट वाई कोष्टक में एक्सपोनेंशियल फाई टू माइनस फाई वन वाई कैप एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। अब देखिए इस टर्म में इस रूप में इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस तरह के इस समीकरण में आप देखोगे तो यहाँ से ये के जेड आ रहा है, के जेड आ रहा है मतलब के वेक्टर डॉट आर वेक्टर से इसका कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे के वेक्टर किस दिशा में होगा, जेड का दिशा में। मतलब यहाँ से इस तरंग से भी क्या पता चल रहा है कि जो आपने तरंग ली है वो तरंग किस दिशा में संचित हो रही है, जेड दिशा के अंदर संचित हो रही है। अब इस समीकरण के अंदर आप क्या करो, अब देखिए यहाँ पे ये तरंग जेड दिशा में संचित हो रही है, अगर आपने इस समीकरण के अंदर ई वेक्टर के ध्रुवण को क्या कर लिया, ई वेक्टर को आपने क्या कर लिया, ध्रुवित कर लिया, या फिर आपने ये किया कि ई वेक्टर के ध्रुवण को आपने क्या कर लिया, निर्धारित कर लिया।
मतलब आपने ये कर लिया, ये फिक्स कर लिया कि जो ई वेक्टर है वो एक्स दिशा में जा रहा है या फिर वाई दिशा में जा रहा है या फिर जेड दिशा में जा रहा है, कोई भी एक दिशा में उसको आपने कन्फाइंड कर लिया। जब ई वेक्टर को आपने कन्फाइंड कर लिया तो उस कंडीशन में एच क्या हो जाएगा, एच वेक्टर स्वतः ही ध्रुवित हो जाता है। या फिर आप ये कह सकते हो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाती है, अपने आप ये किस दिशा के अंदर होगा वो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ई वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन होता है, एच वेक्टर होता है। क्योंकि आपने अगर मान लो कि ई वेक्टर की डायरेक्शन फिक्स कर ली, मान लो कि वो एक्स दिशा में है या फिर एक्स वाई तल के अंदर किसी और डायरेक्शन के अंदर उपस्थित है, तो उस कंडीशन में एच वेक्टर क्या हो जाएगा, इस ई वेक्टर के क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन की सहायता से ही आप क्या पढ़ सकते हो, तीनों प्रकार के ध्रुवण पढ़ सकते हो। कौन से, एक तो आप सबसे पहले रैखिक ध्रुवण पढ़ोगे, दूसरा आप कौन सा ध्रुवण पढ़ोगे, दूसरा आप पढ़ोगे दीर्घवृत्तीय ध्रुवण, और तीसरा आप पढ़ोगे इसके अंदर वर्तीय ध्रुवण। अब देखिए 5 मिनट है, 5 मिनट में एक कर लेते हैं रैखिक ध्रुवण, उसके बाद में आगे वाला पढ़ेंगे कल। अब देखो इस इक्वेशन को क्या दे दो, नंबर 1 दे दो। अब देखो इस तरंग का जो ध्रुवण है वो कितने प्रकार से हो सकता है, 3 प्रकार से हो सकता है। उसमें सबसे पहला जो है आपका वो क्या है, रैखिक समतल ध्रुवण। अब रैखिक समतल ध्रुवण कौन सी कंडीशन में होगा, रैखिक समतल ध्रुवण तब होगा जब क्या हो, जब आपके दोनों घटक Ex तथा Ey दोनों क्या हो, समान कला में हो। अब यहाँ पे समान कला से मतलब क्या है, मतलब φ1 और φ2 के बीच का जो डिफरेंस है, यहाँ पे आप देख रहे हो φ2 माइनस φ1 आ रहा है, ये किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर वो तरंग कैसी तरंग कहलाएगी, समतल ध्रुवित तरंग कहलाएगी। मतलब दोनों के बीच में एंगल का मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर हो या पाई के बराबर हो, 2 पाई के बराबर हो, 3 पाई के बराबर हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और इन दोनों के कटने वाले बिंदु भी क्या होंगे, समान होंगे। तो उस कंडीशन में ये कैसी तरंगें हो जाएगी, एक दूसरे से समान कला के अंदर उपस्थित होगी। अब देखिए यहाँ पे जो ये φ2 किसके बराबर हो जाएगा, φ1 के, या फिर ये कह सकते हो φ2 माइनस φ1 किसके बराबर हो जाए, 0 के हो, या फिर ये कह सकते हो φ2 माइनस φ1 जो हो किसके, m ऑफ फाई प्लस माइनस m ऑफ फाई, जहाँ पे m का मान क्या हो जाए 0 1 2 3 के रूप में हो, तो उस कंडीशन में ये तरंगों के बीच में कला का अंतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर ये कह सकते हो दोनों तरंगे क्या होती है, एक समान कला में उपस्थित होती है, तब उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये तरंगे क्या होगी, रैखिक समतल ध्रुवित तरंगे होगी। अब देखिए जब φ2 माइनस φ1 का मान 0 हो गया, तो उस कंडीशन में इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या ले सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से ई वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, ई वेक्टर बराबर आपके आ जाएगा ई नॉट एक्स एक्स कैप प्लस ई नॉट वाई वाई कैप कोष्टक में एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के जेड माइनस के ओमेगा टी प्लस फाइव। अब आप देखोगे जो ये इक्वेशन मिली है, ये इक्वेशन किसको प्रदर्शित करती है, ये एक समतल ध्रुवित तरंग को प्रदर्शित करती है। मतलब ये दोनों ही, ये किसको प्रदर्शित करती है, समतल ध्रुवित तरंग को प्रदर्शित करती है। मतलब अगर दी गई आपको, अगर क्वेश्चन के अंदर कोई भी इक्वेशन दे दे, जैसे कि इस बार वाले एग्जाम के अंदर आया था, उसमें लिखा हुआ था ई वेक्टर बराबर 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप, और पीछे आपके जो ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है वो लिखी हुई थी, इस तरीके की इक्वेशन पूछी थी। अगर इस फॉर्मेट में ये इक्वेशन थी, तो उस कंडीशन में आप समझ लेना वो तरंग किस रूप में होगी, समतल तरंग ध्रुवित होगी। मतलब दोनों के बीच में कलांतर है ही नहीं, कलांतर नहीं है, तो उस कंडीशन में आप देखो कि कलांतर वाली टर्म तो कौन सी है, एक्सपोनेंशियल φ2 माइनस φ1 वाली टर्म है।
लेकिन आप यहाँ पे देखोगे इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई भी कलांतर नहीं है। ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई के रूप में ये इक्वेशन दी हुई है। तो ये तरंग किस तरीके की तरंग होगी? समतल ध्रुवित तरंग होगी। और यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर अगर हम ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या लिखना चाहे? 2 में समतल ध्रुवित तरंग का अगर हम क्या लिखना चाहे, आयाम लिखना चाहे, आयाम का परिमाण, तो आप यहाँ पे देखोगे ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज के नियम से आपको मालूम है ई नॉट वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? ई नॉट एक्स वेक्टर प्लस ई नॉट वाई वेक्टर के, या फिर ई नॉट वेक्टर का जो परिणाम